Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. तो हो गया आराम एक दिन का ऑफ लेने के बाद? अब तो सारा सब कुछ मैनेजेबल है ना? Yes, sir. हो गया सारा काम जो भी पेंडेंसी थी खत्म कर दी? Yes, sir. चलिए, तो आज अपने को एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 5.2 के बाद है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, कि कैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव्स किया जाता है। तो उससे पहले तो ये सीखना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव्स कैसे किया जाता है, इससे पहले बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो, जो मैं आपको एक काम दे रहा हूँ वो करके बताओ, मतलब रफली करके बताओ। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 10। इस इक्वेशन में से मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ रफली, जल्दी से। हम्म Sin x minus 10 minus 2x upon 3. साइन एक्स माइनस 10, ये 2x को इधर ले लिया, -2x और 3y का होल डिवाइडेड बाय 3। इजी था काफी, कोई डाउट नहीं है इस यहाँ तक तो किसी को? मैंने क्या कहा आपको, y की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, तो आपने इजीली फाइंड आउट कर ली है ना? Yes, sir. और अब साइन एक्स की जगह मैंने साइन एक्स वाई लिख दिया -10। अब फाइंड आउट करो, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करो यहाँ से। sin xy minus 10 minus 2x upon 3. अच्छा एक मिनट, क्या कहा आपने? साइन एक्स वाई minus 10 minus 2x upon 3. तो ये y की वैल्यू में y क्या कर रहा है? y की वैल्यू में y क्या कर रहा है? अगर मैंने कहा y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप इन टर्म्स ऑफ y कैसे निकाल रहे हैं? सर ये टूट ही नहीं सकता सर। टूट ही नहीं सकता। और अगर कोई तोड़ सकता है तो तोड़ के दिखा दे, बोलो गर्ल्स। अलग कर No, सकते हो क्या sir. इस y को? यहाँ से इस y को किसी भी तरीके से हटा के LHS में ला सकते हो क्या? No, sir. No, sir. So here we introduce the concept explicit and implicit functions. The functions which you are seeing at your left side are called explicit functions, and the one on your right side are called implicit functions. तो डिफरेंस तो समझ में आ गया कि explicit implicit क्या होता है? हाँ, सर जब साइन को x और y से मल्टीप्लाई करेंगे तब sin x इंटू साइन y हो जाएगा, साइन y इधर आ जाएगा, sin x इधर आ जाएगा। साइन एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर ये y इज इक्वल्स टू साइन एक्स वाई वाली जो टर्म है ना, हाँ ठीक है इसमें से साइन को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा ना। बेटा, ये साइन एक्स वाई से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। साइन एक्स वाई का मतलब क्या है कि साइन जो है वो एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। साइन एंगल साइन 30 डिग्री का क्या मतलब होता है तनीषा, कि साइन 30 डिग्री से मल्टीप्लाई हो रहा है? ये तो वो थीटा है जिस पे साइन लग रहा है, ना कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बोलो तनीषा। सर समझ आए? ऐसे दो आ जाए जैसे एक्स वाई वगैरह तो भी थीटा होता है क्या? हाँ, एक्स कुछ भी हो सकता है ना। एक चीज बताओ, एक्स की वैल्यू 2 मान लो, वाई की वैल्यू 15 डिग्री मान लो, तो 2 इंटू 15 डिग्री 30 डिग्री नहीं हो सकता क्या? साइन 30 पे नहीं लग सकता?
आपको क्या पता एक्स की क्या वैल्यू है कि वाई की क्या वैल्यू है? बोलो। यस सर, यस सर। एक्स वाई तो वो कंबाइंड एंगल है जिस पर साइन अप्लाई हो रहा है। एंगल को कैसे तोड़ के एलएचएस में लाओगे? नहीं ला सकते ना। अब समझ आया? नो सर। ठीक है। यस सर। तो जो फंक्शंस में आप y को अलग कर पाए वो तो है एक्सप्लिसिट फंक्शन। जिस फंक्शन में आप y को अलग नहीं कर पाए दैट आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो आप खुद बनाओ डेफिनेशन एक्सप्लिसिट फंक्शन की एंड इम्प्लिसिट फंक्शन की। डेफिनेशन क्या बना सकते हो ये मतलब इजी लैंग्वेज में बताओ। बोलो प्रियांशी, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस की क्या डेफिनेशन हो सकती है? सपोज करो आपको किसी को समझाना है, आपको किसी फ्रेंड को समझाना है। आपको समझ आ गया? पहले तो आप बताओ आपको समझ आ गया प्रियांशी? Yes, sir. अब आपको किसी फ्रेंड को समझाना है, समझाओ कि एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। Sir, the functions which can be splitted हम्म are called explicit functions, हम्म and the functions which cannot be splitted हम्म are known as implicit functions. ओके। स्प्लिटेड एंड नॉन स्प्लिटेड थोड़ा सा सही नहीं लगा। स्प्लिटेड इनटू व्हाट? किस चीज के अंदर स्प्लिट कर रहे हैं? तो वो चीज क्लियर नहीं हुई। तनिषा आप बताओ। So when we solve an equation, हम्म 7 second. हम्म करो ट्राई। मनीषा आप बताओ। So when In we solve an explicit equation, हम्म in explicit functions, हम्म the relation y depends only on one हम्म variable, एंड इन इम्प्लिसिट फंक्शंस? and implicit functions, हम्म uh, the relation in which हम्म y depends both the variables. देखो जब अपन लिखते हैं ना, देखो एक तीसरा फंक्शन देखो, अपन लिखते हैं y इक्वल्स टू 2x+1। तो अब अगर अपन x की बहुत सारी वैल्यूज पुट अप करें तो y की वैल्यू चेंज होती जाएगी? यस और नो? बताओ, चेंज होगी नहीं Yes, होगी? sir. तो इसीलिए x को बोला जाता है, x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, x तो इंडिपेंडेंट है, आजाद है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन y की वैल्यू तो x पे डिपेंड कर रही है ना। जैसे जैसे x बदल रहा है y को बदलना पड़ रहा है। तो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ तक क्लियर है? अब आप ध्यान से सुनिए। जिस फंक्शन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट किया जा सके, आइसोलेट मतलब एक साइड पे रखा जा सके या तो एलएचएस में या आरएचएस में। जैसे इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट कर दिया, एक साइड रख दिया, वो तो होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और जिस फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट नहीं किया जा सके दोज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. बट फिर नेक्स्ट वाले केस में भी तो y को तो आइसोलेट रखा ही है ना। हाँ तो ये एक्सप्लिसिट है ना, वो तो मेरे को स्पेस नहीं थी, मैंने यहाँ लिख दिया। ये एक्सप्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट नहीं है। ठीक है? ठीक है ओके बेटा। सर। आइसोलेट करने का मतलब समझते हो ना, अलग कर देना। आइसोलेट कर देना, अलग कर देना। ठीक है। तो अब अपन एक शॉर्ट सी डेफिनेशन लिख लेते हैं जो अपने को इजी टू यूज और हमेशा के लिए याद रह जाए, है ना। तो लिख दीजिए द फंक्शंस, अभी जो मैंने बताई वो ये लिख देते हैं, वो इजी टू यूज भी है और अच्छे से याद हो जाएगी। द फंक्शंस सर इन y विच डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए हुआ ना क्योंकि वो x के उसमें मतलब विद रेस्पेक्ट टू x है। इन टर्म्स ऑफ एक्स है, y इज इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो x जैसे जैसे बदलेगा y को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि x की वैल्यू मैंने 1 रख दी और y की वैल्यू 1 आई, और x की वैल्यू जब मैंने 2 रख दी तो y की वैल्यू मैं ना बदलूं। बदलनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक बदल जाएगी ना। तो x तो अपनी यस सर। मर्जी से बदल रहा है, x तो आजाद है, अपनी मर्जी से बदल रहा है, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट कह दिया। y लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बदल रहा है ना, y x के चक्कर में बदल रहा है, x बदल रहा है इसलिए y बदल, तो y इसलिए डिपेंड करता है x के बदलने पर, इसलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आप समझ गए? यस सर। चलो द फंक्शंस इन विच
द डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो डिपेंडेंट वेरिएबल y है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है ना, उल्टा भी हो सकता है, मैं डिपेंडेंट को x बोल दूं, वो भी हो सकता है। द डिपेंडेंट वेरिएबल, पर जनरली हम डिपेंडेंट वेरिएबल, इन जनरल केस डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं y एंड इंडिपेंडेंट लेते हैं x, दोज आर जनरल केसेस, बाकी उल्टा भी हो सकता है। द फंक्शंस इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी आइसोलेटेड, कैन बी आइसोलेटेड, कैन बी आइसोलेटेड ऑन वन साइड, ऑन आइदर साइड लिख दो, वन साइड आइदर साइड मतलब LHS या RHS दोनों में से किसी भी साइड ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन आर कोल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट का हिंदी वर्ड होता है स्पष्ट, क्लियर। एक्सप्लिसिट क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। इम्प्लिसिट मतलब थोड़ा छुपा हुआ, थोड़ा सा तसमंजस वाली स्थिति है जिसमें दोज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट। उस सिचुएशन को हम कहते हैं ये एक बड़ी इम्प्लिसिट सिचुएशन है ना, साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, एंड कन्वर्सली, कन्वर्सली मतलब जस्ट इसका उल्टा, एंड कन्वर्सली द फंक्शंस, conversely the functions in which the dependent variable, the dependent variable cannot be isolated, cannot be isolated on either side of the function, on either side of the function, cannot be isolated on either side of the function are called implicit functions. तो डेफिनेशन तो क्लियर होगी अब मेरे हिसाब से सभी को, डेफिनेशन एंड मीनिंग बोलो, क्लियर है ना डेफिनेशन एंड मीनिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब चलते हैं कि इनका डेरिवेटिव। तो अभी तक जो बेटा हमने डेरिवेटिव्स किए वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस के किए, आप जैसे देख लो एक्सरसाइज 5.2 में जितने भी डेरिवेटिव्स किए। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे करें? फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी बुक में भी एक दो एग्जांपल दिए हुए हैं स्टार्टिंग में। देखो, एक फंक्शन है x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल्स टू 0, इसके अंदर से मैं y को आइसोलेट करके लिख सकता हूँ x माइनस वाई, कर सकता हूँ ना। और इसके अंदर से आप y को आइसोलेट नहीं कर सकते, जैसे अभी हमने करने की कोशिश करी तो वो नहीं हुआ, एक्स वाई है इसमें भी साइन के आगे, तो वो y और x अलग अलग नहीं हो पाया, आइसोलेट नहीं हो पाया। अब जैसे कि कोई भी एक फंक्शन है जिसमें y आइसोलेट हो पाया, उसका डेरिवेटिव निकालना काफी आसान है, जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में से निकाला ही था। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। मैंने कहा यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन करना है ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, y का डिफरेंशिएशन करना है इन टर्म्स ऑफ x, इस इक्वेशन में से, इस फंक्शन में से, है ना। तो मैं क्या करूंगा, y को सबसे पहले आइसोलेट करूंगा, तो y को आइसोलेट करूंगा, -10 उधर जाके +10, 3x जाके -3x, या फिर 2 भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस, ये हो जाएगा 5 माइनस 3/2x। अब आप कहोगे सर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वो स्टेप लिखोगे आप एक, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, और फिर आप क्या कर दोगे, y को लिख दोगे dy/dx, और 5 का डेरिवेटिव लिख दोगे 0, -3/2 का x का डेरिवेटिव लिख दोगे 3/2, दैट इज -3/2।
आप कह दोगे सर y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x आएगा -3/2। ऐसे ही करोगे डेरिवेटिव एक्सप्लिसिट फंक्शंस के केस में जैसा हमने किया। देखो ध्यान से, ऐसे ही यस करेंगे सर। नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर इम्प्लिसिट फंक्शंस आ जाएं तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो एक अलग केस होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना इम्प्लिसिट फंक्शंस के केस में हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे। देखो बेटा, इसी में ही डेरिवेटिव में किसी और तरीके से कैसे कर रहा हूँ। ये तो एक तरीका है ही सही कि y को आइसोलेट कर दो और फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, y को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो एक तरीका है ही सही। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करते हैं, मतलब इसमें डेरिवेटिव निकालना हो तो एक दूसरी अप्रोच देखो। आप किसी को भी आइसोलेट करो ही मत, ध्यान से सुनो क्या कहा मैंने, आप किसी को भी आइसोलेट करो ही मत, ना x को ना y को। आप सिंपली क्या करो, जिस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है या फंक्शन गिवन है उसी फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो। इसी फॉर्म में, किसी को भी किधर भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, इसी पोजीशन पे इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखो अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक एक टर्म पकड़नी पड़ेगी क्योंकि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में उसने क्या कहा था कि अगर मैं इस पूरे का डेरिवेटिव करूं तो बीच में अगर प्लस या माइनस साइन है तो सबका अलग अलग होगा, इस टर्म का 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 अलग होगा। ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने सीखा था। तो सारी टर्म का डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान से सुनना, जब मैंने लिख दिया ना यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखा मैंने, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर नीचे dx ही आएगा। जैसे अपन dy/dx लिखते हैं ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू x आ गया तो नीचे तो dx ही आएगा, कुछ भी हो जाए। तो देखो क्या करना पड़ेगा, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है और x के लिए dx/dx हो गया। क्यों? कि नीचे तो dx इसलिए आया क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऊपर dx इसलिए आया, ऊपर वाला dx नहीं है, ऊपर वाला केवल x है। मैंने आपको पहले भी बताया डेरिवेटिव का मतलब dy/dx होता है, और फिर उसके आगे हम वो चीज लिखते हैं जिसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम x का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये dx/dx हो गया, जो अल्टीमेटली 3 बचेगा बिकॉज dx/dx कट जाएगा। ठीक है, आगे चलो, अगला टर्म है 2y। ध्यान से देखो, अगला टर्म है 2y। तो 2y का डेरिवेटिव कैसे करोगे, सबसे पहले तो 2y को सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो 2y को 2x समझ के डेरिवेटिव कर दो। तो 2x होता है तो 2 आ जाता है यहाँ पे, लेकिन ये तो आपने गलत किया ना भाई, 2x छोड़ना हो तो y है। तो अब आप y का डेरिवेटिव करोगे, पहले आपने उसको 2x मान के डेरिवेटिव dy/dx किया और y का डेरिवेटिव, जैसे x का डेरिवेटिव dx/dx हुआ तो y का डेरिवेटिव dy/dx। dy/dx। अब बच्चा -10, -10 कांस्टेंट है, किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो जीरो ही आएगा। आरएचएस में जीरो भी कांस्टेंट है, जीरो को भी किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो जीरो ही आएगा। इसको फर्दर सॉल्व किया तो dx/dx कट गया, इट बिकम्स 3 + 2 dy/dx इक्वल्स टू 0। अब आप dy/dx को आइसोलेट कर दो यहाँ से ना, मतलब एक साइड ले जाओ, dy/dx की वैल्यू हो जाएगी, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3, और ये जो 2 है उससे डिवाइड हो जाएगा -3/2। अब आप देखिए, जब आपने y को आइसोलेट किया था तब भी dy/dx की वैल्यू -3/2 आ रही थी, और अब जब आपने y को आइसोलेट नहीं किया, उसी पोजीशन पे डिफरेंशिएट कर दिया, तब भी dy/dx की वैल्यू -3/2 आ रही है। दैट मीन्स हमको y को आइसोलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हम जिस पोजीशन पे हैं उसी पोजीशन पे विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होंगे उसमें हम y को आइसोलेट तो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वहां पे इम्प्लिसिट फंक्शंस में हम क्या करेंगे, उसी पोजीशन पे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, आप पूछो क्या डाउट्स हैं। सर जैसे यहाँ पे 3x को हमने डिफरेंशिएट किया, हम्म तो 3x का पूरे का डिफरेंशिएशन 3 होता है, तो हम्म हमने पहले तो इसका पूरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, उसके बाद x का अलग से किया। हम्म देखो मेरी बात सुनो, 3x का जब अपन डेरिवेटिव करते हैं तो अपन सिंपली उसको 3 लिख देते हैं 3x का डेरिवेटिव 3 यस लिख सर। देते हैं। पर एक्चुअली वहां पे 3 dx/dx होता है, वो छुपा हुआ होता है, कट जाता है, इसलिए 3 लिखना पड़ता है। समझ आया? ठीक है, एक्चुअली वो 3 dx का डेरिवेटिव 3 dx/dx है, अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जो भी वेरिएबल होगा ना वो यहाँ आएगा
और जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो नीचे आएगा। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वो तो नीचे आ गया dx, और इधर वेरिएबल x है तो x का dx हो जाएगा। अब मान लो मैं 3y का डेरिवेटिव को निकालूं तो 3y में भी 3 तो आएगा ही आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dx नीचे आएगा, और यहाँ पे वेरिएबल dy यूज हो रहा है तो ये 3dy/dx आएगा। मान लो मैं 3z को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा 3dz/dx। ठीक है, अब सपोज करो मैं 3x को विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा हूँ आपकी बार विथ रेस्पेक्ट टू y, तो बताओ क्या आएगा 3dx/dy, ऐसे भी हो जाएगा क्योंकि आप विथ Yes, sir. रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो और ये x वेरिएबल एज इट इज आ गया। अच्छा, आप 3y को विथ रेस्पेक्ट टू y करो तो 3 आ जाएगा क्योंकि आपने डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y किया है, तो dy/dy है वहां पे, वो छुपा हुआ है, कट गया, 3 बचा। समझ में आई सारी बातें? Yes, sir. सबको समझ में आई? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ ना। ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस हुआ है, मैं ये नहीं समझा रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो। एक्सप्लिसिट फंक्शंस के अंदर भी बिना y को आइसोलेट किए हमने dy/dx की वैल्यू निकाल ली ना, यस सर। कर दिया ना। इम्प्लिसिट क्या होते हैं जिसमें y जो है वो आइसोलेट होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। यस सर। और एक्सप्लिसिट फंक्शंस में मैंने दोनों तरीके से डेरिवेटिव इसलिए निकलवाया, एक बार y को आइसोलेट करके और एक बार y को बिना आइसोलेट करके, लेकिन दोनों बारी dy/dx की वैल्यू -3/2 आई या नहीं आई? आई सर। आई। दैट मीन्स कि ये वाला तरीका करेक्ट है, इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये वाला तरीका तो दोनों में अप्लाई किया जा सकता है, एक्सप्लिसिट में भी इम्प्लिसिट में भी। अक्सर हम एक्सप्लिसिट में वाई को आइसोलेट करके करते हैं, वो एक ट्रेंड बना हुआ है। बाकी आप ये वाला तरीका एक्सप्लिसिट में भी अप्लाई कर सकते हो, और इम्प्लिसिट में तो यही वाला तरीका ही अप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि वाई आइसोलेट वहां पे होगा नहीं, तो जिस पोजीशन पे आप हो उसी पोजीशन पे आपको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसी भी वेरिएबल करना पड़ेगा। ठीक है, और एक्सप्लिसिट के लिए दोनों ऑप्शन है आपके पास, चाहो तो वाई को आइसोलेट करके करो और चाहो तो जिस पोजीशन पे हो इसी तरीके से कर लो। अभी अच्छा क्लियर सर, है? मतलब एक्सप्लिसिट से तो ये प्रूव करा है कि ये सही है। हाँ, एक्सप्लिसिट फंक्शन को मैंने इस तरीके से इसलिए किया ताकि ये प्रूव हो जाए कि देखो dy/dx की वैल्यू इधर से भी -3/2 आई है, और जब मैंने y को आइसोलेट किया तभी भी वही आ रही थी, यानी कि ये तरीका करेक्ट है। ये तरीका मतलब ऐसे हवा वाला तरीका नहीं है, ऐसा नहीं है हवा में कुछ भी बोल रहे हैं, ये करेक्ट तरीका है। दोनों से डेरिवेटिव सेम आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, जिसको अपन स्टैंडर्ड नोटेशन बोलते हैं dy/dx, उसकी वैल्यू -3/2 आ रही है यहाँ से भी और वहां से भी। तो फिर अपन अब इम्प्लिसिट में ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं ना, प्रूव हो गया ये तरीका सही है। समझ आया? यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो मुझे करके बताना, सब लोग रफली करके बताओ। 10x माइनस, एक्सप्लिसिट का ही ले रहा हूँ मैं, इम्प्लिसिट पे भी बाद में बात करूंगा ना। देखें आपको आया कि नहीं आया। 3y प्लस 5 या इक्वल टू 5, करो उसको विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो सब रफली, क्या आएगा विथ रेस्पेक्ट टू x करना। -10 माइनस -10/3 -10/3 -10/3। देखो 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूं मैं, विथ रेस्पेक्ट टू x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके रेस्पेक्ट में करोगे, विथ रेस्पेक्ट टू x। 10x सर का क्या हो जाएगा? हाँ 10/3 है ना? 10/3 आ ठीक रहा है, है सर। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा 10 dx/dx। ये तो हो गया बच्चों वाला तरीका। हम प्रैक्टिकली 10 dx/dx लिखते नहीं है बेटा, हम लिखते केवल 10 ही है ना, क्योंकि dx/dx कट गया, वो वहां पे अंडरस्टूड होता है, ऐसे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। 10 dx/dx 10 हो गया वो पता है, लेकिन 3y में लिखना पड़ेगा, 3y का 3 और y का क्या होगा dy/dx। जैसे अपन चेन रूल फॉलो करते हैं, पहले पूरे फंक्शन का फिर उसके अंदर वाले फंक्शन, तो पहले 3y का किया वो 3 आया, अब y का भी करना पड़ेगा, y का क्या हो जाएगा dy/dx। ठीक है, और 5 का क्या हो जाता है 0, तो यहाँ से 3dy/dx की वैल्यू आ गई 10, तो dy/dx की वैल्यू, dy/dx अब एक एलिमेंट बन चुका है उस इक्वेशन में, है ना, 10/3। सही है, समझ आया? बोलो, सर समझ आया? 3 माइनस का था ना। 3 माइनस का था तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया ना।
-3 dy/dx उधर जाके +3 dy/dx हो जाएगा ना, उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। सर 10 पॉजिटिव था ना, लेकिन तो 10 पॉजिटिव ही लिखा है मैंने भी, और -3 dy/dx अभी नेगेटिव है इसके साथ में, तो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो गया ना। सर 10 अगर इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो फिर ये भी माइनस में, फिर माइनस से माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा ना। चलो, यस सर। इस 10 को उधर भेजोगे तो वो -10 होगा, फिर ये -3 से -10 कट के 10/3 नहीं होगा। यस सर। मैंने 10 को उधर ही रहने दिया, 10 को एक साइड ही रहने दिया, और उसको उधर भेज के पॉजिटिव कर दिया, दोनों पॉजिटिव हो गए। ठीक है अभी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करके बताओ, विथ रेस्पेक्ट टू वाई करिए। वही सेम, 10x - 3y = 5। सर 3/10। 3/10 देखते हैं अभी। यस सर। 3/10 यस सर, बाय 10। ठीक है। तो देखो 10x का क्या बनेगा, अब 10x का क्या बनेगा, अब 10x का बनेगा 10 dx/dy। समझ में आ रहा है, क्योंकि x को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx/dy होगा, और 3y का 3 dy/dy होगा, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू y हो रहा है और y का ही हो रहा है, तो dy/dy जिसको अपन प्रैक्टिकली लिखेंगे तो 3 लिखेंगे। अब की बार इधर प्रैक्टिकली 3 लिखेंगे, जैसे प्रैक्टिकली उधर पहले 10 ही लिख रहे थे, अब की बार प्रैक्टिकली 3 यहाँ आएगा 0। तो 10 dx/dy, क्योंकि कांस्टेंट को तो किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 0 ही बनेगा, -3 उधर जाके +3 dx/dy, सॉरी dx/dy की वैल्यू आ गई 3/10। ध्यान से देखो, dy/dx का रेसिप्रोकल dx/dy और 10/3 का रेसिप्रोकल 3/10। कुछ समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो किसी ने अगर y के डेरिवेटिव की वैल्यू दे रखी है, अगर डेरिवेटिव ऑफ y इन विथ रेस्पेक्ट टू x ये गिवन है, जैसे 10/3 यहाँ पे गिवन है, और आपसे पूछ लिया डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, आप जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट्स इट। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y अगर पूछ ले, तो जो भी यहाँ पे गिवन क्वांटिटी है इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। क्यों कर दो रेसिप्रोकल, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको dy/dx की वैल्यू गिवन है, और पूछ रहा है dx/dy, पूछ रहा है dx/dy, तो यहाँ पर भी तो रेसिप्रोकल करके पूछ रहा है, तो वैल्यू का भी रेसिप्रोकल कर दो। समझ में आई सारी बात? बोलो। यस सर। ठीक है, क्लियर है ये सारा टॉपिक? तो यही करना है बस अपने को अब। इम्प्लिसिट फंक्शन का इस तरीके से डेरिवेटिव हम निकालना शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन अगर आप चाहो तो मैं ले लेता हूँ फॉर प्रैक्टिस, है ना। ले लो, एग्जांपल से ही ले लो, ये तो एक्सप्लिसिट है। ठीक है, देखो इसमें इसने क्या किया, वन वे तो क्या है, इसको वो कर दिया, वाई को आइसोलेट कर दिया। देखो इस एग्जांपल में भी उसने एक तरीका तो क्या है, वाई को आइसोलेट करके किया, वहां से भी बनाया, और एक उसने उसी फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया, और वहां से भी क्या आया, आंसर 1 ही आया। देखो अब ये बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से समझाया, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है, d/dx ऑफ x किया, यानी वही dx/dx कट गया, dy/dx बच गया। ठीक है। हाँ, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, dy/dx निकालना है। dy/dx निकालने का मतलब क्या है, कि y को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब भी पता होना चाहिए कि हम क्या चीज निकाल रहे हैं, हम y का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन में से निकालना है वो चीज मुझे, है ना। तो चलो निकालते हैं, y प्लस साइन y, देखो y प्लस साइन y इक्वल्स टू cos x। अब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि y आइसोलेट नहीं होगा यहाँ से, हो सकता है कि बताओ, बोलो, y आइसोलेट हो सकता है क्या? सर कैसे पता चला? देखो y के ऊपर ही साइन फंक्शन लग रहा है, कैसे अलग करोगे, फंक्शन एंड एंगल को कैसे अलग करोगे, कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पे y प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स है ना, अगर यहाँ पे ये y नहीं होता ना, अब तो इस जगह पे तो ये y अलग हो सकता था, कैसे पता है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि साइन उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा, तो तब तो हो पाता। लेकिन अब ये साथ में प्लस वाई और लगा हुआ है, तो फिर साथ में प्लस वाई को भी आपको माइनस वाई लिखना पड़ेगा, तो वापस वाई इन टर्म्स ऑफ वाई आ जाएगा।
तो इसीलिए इस पोजीशन पे ये नहीं हो पा रहा है, मतलब साइन की वजह से नहीं हो पा रहा है। आप ये मत सोचना कि साइन वाई है इसलिए वाई अलग नहीं हो पा रहा है, उसके साथ एक वाई और लगा हुआ है उसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। साइन, अगर ये साइन वाई अकेला होता तब तो वाई आइसोलेट होके साइन इनवर्स उधर चला जाता, हो जाता वो, है ना। चलो देखते हैं। तो अब ये अलग तो नहीं हो पाया, तो हमको इसी पोजीशन पे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बिना इसको आइसोलेट करें। तो मुझे बताओ वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स? dy by dx। डी वाई बाई डी एक्स, वेरी गुड। साइन वाई का क्या होगा? साइन वाई का, तो साइन वाई को एक बार cos साइन y एक्स, divided by dx. वेरी गुड, साइन वाई को एक बार साइन एक्स मान लो, और साइन एक्स का क्या बनता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? कॉस एक्स। तो साइन वाई का कॉस वाई, लेकिन अब वाई का भी करना पड़ेगा, तो वाई का क्या हो जाएगा? वही डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया? कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। पहले साइन वाई का किया कॉस वाई, फिर वाई का किया डी वाई बाई डी एक्स। फिर से सुनो, पहले साइन वाई का किया कॉस वाई, और फिर केवल वाई का किया डी वाई बाई डी एक्स। समझ आया? यस सर। ठीक है। अपन cos x का भी ऐसे ही करते हैं। cos x का जैसे मान लो sin x होता है यहाँ पे, अगर sin x होता तो sin x में पहले अपन sin x का करते हैं, वो होता cos x, और फिर x का भी करते जो होता dx बाई dx, लेकिन वो कट जाता तो प्रैक्टिकली अपन cos x से लिखते हैं। लेकिन यहाँ तो नहीं कट रहा ना, यहाँ तो dy बाई dx से पूरा लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? इक्वल टू, बोलो cos x का, सर सिर्फ cos y की ही क्यों नहीं हुआ, dy by dx क्यों किया दोबारा? क्योंकि y का भी तो करना है। देखो साइन y में, साइन अपने आप में एक फंक्शन है, y अपने आप में फंक्शन है। साइन का क्या होता है? कॉस होता है, कॉस वाई, और वाई का क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। अभी साइन एक्स होता तो साइन एक्स का क्या होता? कॉस एक्स, और फिर एक्स का क्या होता? डी एक्स बाई डी एक्स। लेकिन डी एक्स बाई डी एक्स कट जाता तो कॉस एक्स ही बचता। यहाँ तो नहीं कट रहा, तो यहाँ तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यस सर। क्लियर है? अब लास्ट में उधर कॉस एक्स भी है, कॉस एक्स है तो अब डी वाई बाई डी एक्स तो नहीं निकल के आएगा, यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स ही निकल के आएगा, तो वो तो कट जाएगा। आप कॉस एक्स का कर दो केवल, तो वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आता है ना इतना, तो याद किए हुए नहीं किए हुए फॉर्मूले? यस सर। किए हुए, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि अभी आज की क्लास में आपको मैं एक कुछ फॉर्मूले और बताने वाला हूँ, तो वो याद होंगे तो ही ये आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब देखो आपको अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आप डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करो, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड लाने की कोशिश करो। डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ LHS में, तो 1 + cos y बचता है इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखो भाई, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, वहां से भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ से तो बचा 1, यहाँ से बचा cos y। समझ आया? ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को भी एक एलिमेंट मान के चलो, जो कॉमन भी जा सकता है, जो ऐड भी हो सकता है, सब हो सकता है। मान लो डी वाई बाई डी एक्स 2 बार है, तो 2 dy/dx भी हो सकता है। समझ में आया बेटा? यस सर। तो अब डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 + cos y। हाँ, वो एक अलग चीज है कि डेरिवेटिव की वैल्यू भी अब इन टर्म्स ऑफ y आएगी, x एंड y बोथ आएगी, क्योंकि y अलग नहीं हो सकता था, ओरिजिनली नहीं हो सकता था, तो डेरिवेटिव में भी अलग नहीं होगा। पर वो सब बात की बात है, हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो निकाल दी ना, दैट्स इट। यही हमारा काम था। देखो यही आ रही है, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 + cos y। क्लियर है? ठीक है। अब यस सर। कोई भी हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू हो या फंक्शन की वैल्यू हो, किसी की भी चीज की वैल्यू हो, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। बोलो, दिखाया नहीं हमने? यस सर। तो इसलिए फिर यहाँ पे भी हमको डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। उसके लिए हमको जो जो भी चीजें करनी पड़ेंगी वो हमको लिखनी पड़ेगी। जैसे y की वैल्यू जो है 2n+1 इंटू पाई नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 + cos y अगर 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स cos y -1 नहीं होना चाहिए। cos y -1 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स y क्या नहीं होना चाहिए? 2n+1 इंटू पाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2n+1 इंटू पाई, तो n की वैल्यू कुछ भी ले लो, 0 1 2 3 4, अगर n की वैल्यू कुछ भी लेके अगर ये इंटू पाई करोगे तो cos y उस केस में -1 बनेगा। cos y -1 बनेगा तो 1 + cos y 0 बनेगा, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमको लिखनी होती है जब जब हमारा डेरिवेटिव रैशनल फंक्शन बने या
ऐसा फंक्शन बने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो हमको डिनोमिनेटर 0 कब नहीं होगा वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगेन हमको सबके डोमेन रेंज सब याद होनी चाहिए, कॉस वाई साइन वाई या अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कब 0 बनते हैं कब नहीं बनते हैं वो सारा हमको माइंड में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है ना, चलें आगे। यस सर। ठीक है साहब, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का इस तरीके से हम डेरिवेटिव निकालते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी टॉपिक से एक अगला टॉपिक निकल के आया है भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव तो हमने सीख लिए, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे सीखें। देखिए यानी कि अगर मैंने कर दिया साइन इनवर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आंसर आएगा, तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करते हैं। उसके लिए एक बार मीटिंग लीव करके वापस आ जाइए आप लोग। क्लास तो नहीं है ना आज? बोलो, क्लास नहीं है ना नेक्स्ट, या है? नो सर। ठीक है, तो फिर कवर कर लेते हैं ताकि कल से फिर हम, बस ये दो ही टॉपिक है इस एक्सरसाइज में, एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। इम्प्लिसिट फंक्शन हमने कवर कर लिया, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे होंगे वो कवर करते हैं। तो लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन।